सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई फाइनली एसएससी में जो रिफॉर्म्स की बातें लंबे टाइम से चली आ रही हैं और वो रिफॉर्म्स धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगे हैं। पहले वेटिंग लिस्ट आती है और अब की बार एक और बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो अब तक एसएससी के एग्जाम्स में थी उससे एसएससी ने छुटकारा पाने का ठान लिया है और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस इन्होंने जारी करे हैं। इनको देख के जब मैंने ये गाइडलाइंस पढ़े, अगर इनको इस तरीके से जो इन्होंने कहा है अगर उस तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया, सो ये एसएससी के इतिहास का एक बहुत बड़े जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनमें से एक होगा। जिस तरीके से वेटिंग लिस्ट एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, उसी तरीके का एक रिफॉर्म आप इसको मान सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा उससे भी बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि कई बार इस वजह से जो यहाँ पे सुधार इन्होंने अब करें, इन वजहों से सीजीएल 2024 में कितने सारे बच्चों का नुकसान हुआ, इन्हीं वजहों से सीजीएल 2023 में कितने सारे बच्चों का नुकसान हुआ। आज तक कोर्ट में केस चल रहा है उस बात को लेके। फाइनली बहुत एक पॉजिटिव न्यूज है, मैं इसको पूरा आपको पढ़ के बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, पॉजिटिव न्यूज तभी आपके काम की है जब आप तैयारी करोगे, और तैयारी करने के लिए सीजीएल 2026 के लिए सिलेक्शन सीरीज टॉपर्स वोकैब देखना भूलना मत। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत क्वालिटी कंटेंट उसमें मैं दे रहा हूं। क्वालिटी कह रहा हूं ना, तो क्वालिटी है, एक बार पढ़ के देख लेना तब आपको समझ आएगा। तो आ जाइए मेरे भाई। सबसे पहले ये एसएससी ने नोटिफिकेशन जो डाला है, इसमें एसएससी ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं अंग्रेजी में। मैं बहुत ज्यादा बड़ी बातों में नहीं जाके मैं सिंपल ये कहता हूं कि एसएससी ने शुरुआत के पैराग्राफ में ये कह रखा है कि देखो जी, अब तक एसएससी के एग्जाम में ना एक दिक्कत आ रही थी, और दिक्कत दरअसल ये थी कि जब भी आंसर कीज पब्लिश करते थे उसके बाद में आपसे मांगते थे कि किस किस क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हो। चैलेंज करने के बाद में एसएससी ने नोटिस कराया कि काफी कोर्ट केस भी चल रहे हैं और कई जगह कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है, कुछ ऑर्डर का भी इन्होंने वो दे रखा है। तो इनका कहना है कि जब चैलेंज किए जाते थे तो एसएमई यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उनको रिव्यू करते थे, लेकिन रिव्यू करने के बाद में जो फाइनल आंसर कीज जारी की जाती थी उनको लेके बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें रहती थी। अब एसएससी ने डिसाइड करा है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको रिवैम्प किया जाएगा और इसको नए सिरे से अच्छे से किया जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है यही यहाँ पे बताया गया। यही कहा है, रिसेंट पास्ट में बहुत सारी आरटीआई लगी हैं, ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि आफ्टर challenges objections made by the candidates are scrutinized by the subject matter experts, various scenarios arise। कई सारे scenarios आ जाते हैं। The decision in respect of each of these scenarios would be as under। इनका कहना है कि देखो, जब कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी कि एसएमई जिसको ये बोलते हैं, जब किसी क्वेश्चन का आंसर चेक करता है, बेसिकली जैसे मान लीजिए आपने एक्स क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करा, अगर उसका आंसर जब एसएमई यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देख रहा है कि अरे यार ये बच्चा कह रहा है सही बात है, तो उसका ना कई तरीके के सिनेरियोज आ सकते हैं। क्या क्या सिनेरियोज हैं और किसमें क्या डिसीजन एसएससी की तरफ से होगा वो देखेंगे। पहला सिनेरियो ये है कि क्वेश्चन में पाया जाता है कि क्वेश्चन एम्बिगुअस है या फिर उसके अंदर एरर्स हैं क्वेश्चन के अंदर ही, जिससे कि उसकी क्लैरिटी खत्म हो जा रही है या करेक्टनेस खत्म हो जा रही है, या फिर कोई भी करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन एम्बिगुअस हो या फिर क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो या फिर कोई उसका करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो। ऐसे केस में चाहे आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है चाहे आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, आप सबको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दैट्स इट। वो क्वेश्चन नल एंड वॉइड है और जितने कैंडिडेट से सबको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, दूसरा इनका कहना है कि अ क्वेश्चन हैज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। अगर एक क्वेश्चन का एक से अधिक करेक्ट ऑप्शन है तो क्या होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके दो करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल हैं कि ये भी आंसर हो सकता है ये भी हो सकता है। कई बार मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन आते थे कि आंसर माइनस वाले को मानेंगे कि प्लस वाले को, ऊपर स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया होता था तो वो ऑटोमेटिकली प्लस वाले को मान लिया करते थे, लेकिन माइनस वाला भी आंसर होता था। तो ऐसे केस में आप देखोगे कि माइनस वाला भी सही है और प्लस वाला भी, लेकिन एसएससी प्लस वाला मान रहा है, किसी ने माइनस वाला मारा था उसका तो मार्क्स कट गए। इवन सीजीएल 2025 में ये एरर डिटेक्शन के कई क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे मान लीजिए पैरेललिज्म का एरर है, एंड कंजंक्शन है, उसके आगे जो वर्ब लगा रखी है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पीछे जो लगा रखी है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और लास्ट में एक टाइम दे रखा है जो कि पास्ट का है। अब जो पहली वाली वर्ब थी वो पार्ट ए में है, दूसरी वाली जो वर्ब थी वो पार्ट बी में है। अब कायदे से पास्ट के टाइम को देख के तो ए और बी दोनों की वर्ब चेंज होनी चाहिए, यानी कि ए में भी एरर है और बी में भी एरर है और दोनों बराबर के एरर है। अब ए को मार्क करके आते हैं तो दिक्कत, बी को मार्क करके आते हैं तो दिक्कत। ऐसे केस में अब तक क्या होता था, एसएससी जनरली या तो ए मान लिया करता था या फिर कहता था कि ये क्वेश्चन हो गया बेनिफिट टू ऑल। लेकिन अब एसएससी ने क्या कहा है, इस बात को ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम की है। अब एसएससी कह रहा है कि मान लो ए भी सही है और सी भी सही है, दोनों सही हैं, तो जो बच्चा ए लगा के आएगा उसको भी पूरे नंबर, जो बच्चा सी लगा के आएगा उसको भी पूरे नंबर। ये क्वेश्चन बेनिफिट टू ऑल नहीं होगा। दोबारा सुनेंगे, ये क्वेश्चन बेनिफिट टू ऑल नहीं होगा। जो बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएगा, मान लीजिए आपको लगा ए भी सही है बी भी सही है, कौन सा लगाऊं,
तो लगा देना एक, क्योंकि अगर छोड़ के आ गए तो 0 मार्क्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि ए सही है बी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही थे, तो सी या डी लगा दिया तो नेगेटिव कट जाएगा। यानी कि अगर ऐसा हुआ कि दो ऑप्शंस करेक्ट हैं तो ऐसे केस में उन दोनों को ही करेक्ट माना जाएगा। जो अटेम्प्ट नहीं करेंगे उनके 0 मार्क्स, और वो व्यक्ति जो उन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन लगाएंगे तो उनके नेगेटिव मार्क्स। ऐसे मान लीजिए एक ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए जी, 3 ऑप्शन, ऐसा हुआ भी है पास्ट में। ऐसे केस में पता है क्या होगा कि उन तीनों में से जिस बच्चे ने कोई लगाया होगा, उन तीनों में से जो भी आंसर किसी बच्चे ने लगाया होगा उनके सही, और जो गलत वाला जिसने लगाया होगा उसका गलत, और जिसने छोड़ दिया क्वेश्चन मतलब डूब गया, 0 नंबर। एसएससी का कहना है कि एक रेयर ऐसी पॉसिबिलिटी बने जहां पे चारों के चारों ऑप्शन सही हो गए, तो फिर क्या होगा? अगर चारों के चारों ऑप्शंस को सही माना गया तो ऐसे केस में जिस बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया यानी कोई भी ऑप्शन लगाया है उसको मार्क्स मिलेंगे, जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलेंगे। अब तक क्या होता था कि अगर 2 ऑप्शन भी सही हो गए तो एसएससी कहता था बेनिफिट टू ऑल, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको आगे वाले एग्जाम्स में कभी ऐसा लगे कि ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है तो लगाओ। ये मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन है एसएससी की तरफ से। कई बार क्या होता है कि हमें पहला ऑप्शन दिखता है, हमने करेक्ट लगा के चले गए। अच्छा, अभी इसमें आगे इतने पे जज मत करने लग जाना, अभी इसमें बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अगर ये वाला ऑप्शन आपको समझ आ गया कि क्या होगा। तीसरा, जैसे इन्होंने फिर इसी चीज को इलस्ट्रेट करके दिखाया है, ठीक है। अगर तीसरी कंडीशन इन्होंने बताई है कि अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है, अगर ऐसा माना जाए कि आउट ऑफ सिलेबस है तो उस क्वेश्चन के मार्क्स चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया है चाहे नहीं किया है सबको दिए जाएंगे। अब आप कहोगे सिलेबस, अब इसका मुझे लगता है कि एसएससी को जब भी अगले एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो उसका नोटिफिकेशन में सिलेबस को और भी डिटेल्ड तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। आपने देखा था स्टेनो में ऐसा हुआ था जहां पर रीजनिंग के सेक्शन में मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जिसकी वजह से आउट ऑफ सिलेबस उनको बोला गया था। तो उस चीज को एड्रेस करते हुए एसएससी ने कहा है कि अब आगे से ऐसा ना हो, इसीलिए जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है उसका नंबर सबको मिलेगा, बेनिफिट टू ऑल, दैट्स इट। लेकिन वो एसएमई को लगना चाहिए था, ठीक है। इसके अलावा बताया है कि लैंग्वेज स्पेसिफिक एरर होगा या ट्रांसलेशन एरर होगा तो क्या होगा। अब तक ये बड़ा गंदा काम था, लेकिन अब की बार एसएससी ने एक अच्छा काम भी किया और एक बहुत खराब काम भी कर दिया है, आपको फंसा भी दिया एक जगह पे। गंदा काम अब तक क्या था पहले ये समझिए। अब तक क्या होता था कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इंग्लिश में सही है और हिंदी में गलत है, तो चाहे हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश पढ़ना जानता है या नहीं जानता, उसके लिए ये था कि अगर इंग्लिश में सही है ना तो उसी को कंसिडर माना जाएगा। यानी कि कभी अगर ऐसा है कि इंग्लिश में किसी क्वेश्चन की अलग वैल्यू और हिंदी में अलग है, तो जो इंग्लिश वाली चीज है ना उसको कंसीडर किया जाएगा, ना कि हिंदी वाली को। एसएससी ने कहा है कि ये ड्रामा खत्म। जब आप फॉर्म फिल करोगे तभी आपसे लैंग्वेज भरवाई जाएगी। किसी भी एग्जाम का जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे लैंग्वेज भरवाई जाएगी, इंग्लिश या हिंदी। इवन अगर एक से ज्यादा लैंग्वेज भी हैं तो एक से ज्यादा, मतलब मान लीजिए कहीं पे ऐसा पंजाबी वगैरह भी है तो वो भी भरवाई जाएगी। तो जो लैंग्वेज होंगी आपको फिल करनी है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अब लेट से आपने हिंदी सेलेक्ट कर ली, अब जब पेपर आप दोगे तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन को देख तो दोनों लैंग्वेज में सकते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन अटेम्प्ट आपको हिंदी में ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब जैसे पहले होता था ना, पेपर शुरू करने से पहले पूछते थे कि कौन सी लैंग्वेज चूज करोगे, अब वैसा नहीं होगा। यानी कि अब जिस दिन आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको लैंग्वेज सोच समझ के चूज करनी है। अब तक एक चीज मिल जाती थी, मेरे जैसे लोगों को फायदा रहता था, जैसे मैं क्या करता था कि मैं जनरली अरिथमेटिक हिंदी में अटेम्प्ट किया करता था, लेकिन एडवांस मैथ्स में इंग्लिश में अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मुझे वो जीवा वगैरह उतना समझ नहीं आती थी, कॉर्ड वगैरह अच्छे से समझ आती थी। बेशक मैं हिंदी मीडियम से हूँ फिर भी, ठीक है। तो आप पाओगे कि जो इंग्लिश मीडियम, मतलब जब आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लिया, तो आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ तो सकते हो, लेकिन सबमिट जब करोगे तो उस टाइम पे वही लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट आप करोगे तो जो ओरिजिनल लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की थी नोटिफिकेशन, मतलब फॉर्म भरते टाइम पे, वही लैंग्वेज आपको पेपर में अटेम्प्ट करते टाइम यूज करनी पड़ेगी। तो दिस इज अ ह्यूज 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 चेंज, बहुत बड़ा चेंज है। दोबारा से समझ लो, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली आपका पेपर उसी लैंग्वेज में चलेगा। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखने के लिए आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, लेकिन उस क्वेश्चन को देखने के बाद में वो क्वेश्चन मार्क करने से पहले आपको लैंग्वेज फिर से उसी पे जाना पड़ेगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम चूज की थी। सो दिस इज अ ह्यूज चेंज, और ये आपके नेगेटिव के लिए है, इसमें आपको फायदा नहीं है। लेकिन फायदा कहाँ पे? अब मान लीजिए आपने लैंग्वेज चूज की थी हिंदी, जब आपने बेसिकली फॉर्म भरा,
अब मान लीजिए पेपर में जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश में तो गलत था लेकिन हिंदी में सही था, तो भैया आपको इंग्लिश से मतलब नहीं है। आपने बेशक वो इंग्लिश पढ़ के छोड़ दिया है, कुछ भी कर लिया, आपकी हिंदी में सही था, आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको हिंदी के हिसाब से नंबर मिलेगा। सिंपल बात। मान लीजिए हिंदी के क्वेश्चन के हिसाब से 2 ऑप्शन सही थे और इंग्लिश के क्वेश्चन के हिसाब से 1 ऑप्शन सही था, तो भी आपको उसी तरीके से देखना है कि जो इंग्लिश वाला है उनके लिए एक ही ऑप्शन सही है, जिसकी हिंदी थी ओरिजिनल लैंग्वेज उसके लिए 2 ऑप्शन सही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है, आपके पेपर का इवेल्युएशन उस लैंग्वेज के बेस पे होगा। अब तक ये होता था कि एक क्वेश्चन को एक ही डिफॉल्ट आंसर होता था, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर हैं। हिंदी की लैंग्वेज के हिसाब से उसका कोई अलग ऑप्शन बन रहा है और इंग्लिश की लैंग्वेज के हिसाब से कोई अलग बन रहा है, या हो सकता है हिंदी के अंदर 2 ऑप्शन उसके सही हो जा रहे हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही सही हो रहा है। तो हिंदी के लिए वो क्वेश्चन अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा और इंग्लिश के लिए वो क्वेश्चन अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। दिस इज अ बिग चेंज। अब तक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाती थी, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई और क्या क्या चेंज है, तो ये तो लैंग्वेज स्पेसिफिक एरर्स हो गए, इसमें भी बहुत बड़ा चेंज है, ये छोटा चेंज मत समझना इसको। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई क्या कहा है, तो यही यहाँ पे समझा रखा है कि यूनिक आंसर क्या होगा, पंजाबी लैंग्वेज का उदाहरण लेके इन्होंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि देखो जी कैंडिडेट, ये बात भी नोट करें कि ऐसे ऑब्जेक्शंस मतलब उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई छोटा मोटा एरर है, आपको ध्यान है 2024 के पेपर में एक था जहां पे दशमलव की जगह पे कॉमा लग गया था, वो भी गलत ऑप्शन में। अब वो ना छोटा एरर है, उससे क्वेश्चन की क्लैरिटी इंपैक्ट नहीं हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस को अब बेनिफिट टू ऑल नहीं किया जाएगा। यहां पे साफ साफ इन्होंने कहा है कि द कैंडिडेट्स मे नोट दैट ओनली सब्सटेंटिव objections which impact the clarity or intent of the question will be taken into account। सिर्फ उनको कंसीडर किया जाएगा जो कि बेसिकली सब्सटेंसिव हो, जो कि बेसिकली इंटेंट और क्लैरिटी को इंपैक्ट करते हैं। माइनर एरर्स विच डू नॉट सब्सटेंशियली इंपैक्ट द क्वेश्चन एंड वेयर अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस हैविंग नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ कैंडिडेट इज एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। कह रहे हैं कि देखो अगर कोई क्वेश्चन में ऐसी गलती है जो कि मान लीजिए जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में कोई छोटी मोटी गलती रहेगी, लेकिन वो गलती ऐसी है कि जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उसको समझ जाएगा कि यार ये कहना चाह रहे हैं। यानी कि अगर कोई छोटा मोटा माइनर सी मिस्टेक अगर रह जाती है और उस मिस्टेक को इग्नोर कर पाना पॉसिबल है तो उसको इग्नोर किया जाएगा, ऐसा इन्होंने यहां पे कह दिया है सिंपल शब्दों में। जैसे मान लीजिए कहीं पे जैसे एक वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, एक बार फंसा था, ठीक है, आपको ध्यान होगा। इसके अलावा एक दो बार और ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे क्या रहा है कि मान लीजिए उसने पूछा नहीं है कि भाई इंटीजर चाहिए या होल नंबर चाहिए या क्या चाहिए, लेकिन ऑप्शंस को देख के क्लियर है कि इनको क्या चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी नॉलेज उतनी होनी चाहिए जितनी कि एक एस्पिरेंट की होती है, तो और वो समझ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको मान लिया जाएगा कि वो क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है। जैसे कि वही मान लीजिए कहीं पर दशमलव की जगह पर कॉमा लग गया। अब भाई जिसने पता है कि मैथ्स में दशमलव लगता है कॉमा नहीं, तो वो एक माइनर एरर है, उसको एरर कंसीडर नहीं किया जाएगा। दैट्स इट, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। वही इन्होंने कहीं ना कहीं जो दशमलव वाला पॉइंट है ना उसको एड्रेस करने का यहाँ पे कोशिश करी है, स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन को टारगेट करके इन्होंने ये वाला पॉइंट डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि सिमिलर प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल व्हाइल डिसाइडिंग वेदर अ क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्ट आंसर्स और नो करेक्ट आंसर। यानी कि अगर ये देखना है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर सही है एक, तो उसके लिए भी सिमिलर प्रिंसिपल। यानी कि देखो एक क्वेश्चन ऐसा है जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में कई बार क्या होगा कि आपने क्वेश्चन देखा, उसको देखते ही कोई भी कह देगा कि यार उसका बी आंसर है, लेकिन रीजनिंग तो रीजनिंग है, लॉजिक लगाओ, सीरीज का क्वेश्चन है ना, नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में कोई ना कोई वहां पे फिट करके दूसरा आंसर भी लाया जा सकता है। कभी चैट जीपीटी में डाल के देखना नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो कि इसमें ये आएगा, हो सकता है इसके अलावा कोई और भी आ जाए, क्योंकि सीरीज डिफरेंट पैटर्न्स वहां पे डेवलप करे जा सकते हैं। तो अगर कोई जबरदस्ती का पैटर्न लाके आंसर लाए तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि इनका क्या कहना है कि जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का बंदा जिस आंसर को सही मानेगा उसी आंसर को आपके एग्जाम में करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। दैट्स इट। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि भैया तुम जबरदस्ती का लॉजिक लगा के किसी आंसर को जस्टिफाई करना चाहे तो वो नहीं चलेगा। मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूं। सिमिलर प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल व्हाइल डिसाइडिंग वेदर अ क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्ट आंसर्स और नो करेक्ट आंसर। द एसएमईज यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स गो विद द बेस्ट और द मोस्ट एप्लीकेबल आंसर। बेसिकली वो बेस्ट आंसर जो होगा या मोस्ट एप्लीकेबल आंसर जो होगा। कई बार इंग्लिश में भी ऐसा होगा, बिकॉज अगर इंग्लिश में इन्होंने ये वाला प्रिंसिपल नहीं लगाया ना,
सो इट इज पॉसिबल कि इंग्लिश में खास करके वोकेबलरी के क्वेश्चन में, जैसे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में, इट इज पॉसिबल कि एक से ज्यादा ऑप्शंस को जस्टिफाई किया जा सके, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। लेकिन वहां पे क्या कह रहे हैं कि जो मोस्ट एप्लीकेबल होगा, जो सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, उसको माना जाएगा, लुकिंग एट द मीनिंग एंड द इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का इंटेंट और मीनिंग समझ के। देखो मैं जब पढ़ाता हूं ना, मैं कई बार आपसे क्या कहता हूं, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर वांट्स। ठीक है, वो चाहता क्या है हमसे, उसने ये जो क्वेश्चन पूछा है, उसके क्वेश्चन पूछने के पीछे इंटेंशन क्या है। 2025 में भरमार कर दी थी इन्होंने ऐसे क्वेश्चंस की, जहां पे 3-3 ऑप्शन सही थे, लेकिन 3 ऑप्शन को सही ना मान के एक ऑप्शन सही माना था। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल क्वेश्चन में ना जिस चीज में गलती थी बस उसी के करेक्शन को देखना चाह रहा था, बाकी चेंजेस चाहिए नहीं रहा था। अब की बार उन चीजों से आप बच जाओगे, 2 सही है तो 2 आपको मिल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड द इंटेंट ऑफ द एग्जामिनर, कि जिसने क्वेश्चन सेट किया है वो आपसे पूछना क्या चाहता है, क्या आखिरकार ऐसी जरूरत आन पड़ी उसको। ठीक है, तो यही यहां पे कहा गया है, द कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड नॉट टू क्लेम multiple correct answers where there is a clear and obvious unique answer, as such claims are likely to be rejected by the SMEs। क्योंकि ऐसे क्लेम्स को जनरली हम मान के चल रहे हैं कि इनको कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे कहा है कि सिमिलरली वेयर अ यूनिक करेक्ट आंसर विच मे बी द क्लोजेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज क्लियरली अवेलेबल, द क्लेम्स फॉर डिस्कार्डिंग द क्वेश्चन और टेक्निकल ग्राउंड साइटिंग नो करेक्ट आंसर मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द एसएमईज। एसएमईज उसको भी नहीं मानेंगे जो अगर आप फालतू का कोई और क्लेम करते हो। तो अच्छी चीज है, क्योंकि ना अल्टीमेटली ना एग्जाम में आपको समझना भी है कि एग्जाम ना आपका कोई कैट का एग्जाम आप देने नहीं जा रहे हो। एक बेसिक प्रूडेंस वाला बंदा होगा, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा होगा ना, वो चीजों को कर पाए। द कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट नंबर ऑफ चैलेंजेस, इन्होंने ये वाला जो भ्रम था ना लोगों के अंदर कि किसी क्वेश्चन को लेके ज्यादा चैलेंज कर दो तो आंसर चेंज कर देते, मेरे को भी लगता था। अब इनने कहा है कि देखो जी अब ऐसा नहीं होगा। इनने कहा है कि कैंडिडेट्स ये भी नोट करें कि नंबर ऑफ चैलेंजेस या ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट अ क्वेश्चन डज नॉट इंपैक्ट द फाइनल आउटकम। कह रहे हैं कि देखो क्वेश्चन गलत है मतलब गलत है, चाहे एक ऑब्जेक्शन आए चाहे 1 लाख आए, गलत है मतलब गलत है। अगर क्वेश्चन सही है मतलब सही है, चाहे एक ऑब्जेक्शन आए चाहे 1 लाख आए, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर है, अगर एक क्वेश्चन पे मल्टीपल ऑब्जेक्शंस होंगे तो मे बी उस क्वेश्चन को ये लोग अलग तरीके से कंसीडर करें। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग यार, डोंट कोट मी फॉर इट, है ना, कि इन्होंने ऐसे कह दिया, बट मैं नहीं ये सब कह रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट ह्यूमन नेचर इज, ऐसा मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल मानना है ऐसा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्लियर किया है यहाँ पे कि भैया ऐसा नहीं होगा। इनका कहना है कि अगर एक सिंगल ऑब्जेक्शन भी आता है अगेंस्ट अ क्वेश्चन विच हैज डेफिनेटिव मेरिट, द सेम इज लाइकली टू बी एक्सेप्टेड बाय द एसएमईज, वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस विदाउट मच मेरिट raised against a question does not be may not be accepted by SMEs even though all such objections will be duly considered by them। कंसीडर किए जाएंगे लेकिन एक्सेप्ट तभी होगा जब उसके अंदर मेरिट होगी। आगे फिर यही कहा है कि द above are broad guidelines, ये बड़ी बड़ी गाइडलाइंस हैं, which will be kept in mind by the subject matter experts while making their recommendations, based on which commission finalizes the answer keys। These guidelines will be applicable to all the examinations conducted by the commission that involve objective type multiple choice questions from 2026 series onwards and all the forthcoming departmental exams। अच्छा एक चीज यहाँ पे और है, 2026 के एग्जाम्स को लेके इन्होंने मॉडिफिकेशंस करना स्टार्ट कर दिया है। सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। सो नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। सो टिक 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 शुरू हो जाइए, नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। सो बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, ये बात लिख लीजिए और शुरू हो जाइए अपनी पढ़ाई में 2 गुना 3 गुना और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेक्शन सीरीज इज द प्लेस टू गो। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, पढ़नी है, वोकैबुलरी के लिए टॉपर्स वोकैब, ग्रामर के लिए सिलेक्शन सीरीज, वोकैब के लिए टॉपर्स वोकैब, ग्रामर के लिए टॉप सिलेक्शन सीरीज। फिर से कह रहा हूं, इन दोनों सीरीज को भूलना नहीं, बेसिक से स्टार्ट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, पूरा पढ़ा रखा है, मजा आ जाएगा पढ़ के। और मेरे भाई नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर लगता है कि मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आप एसएससी के इन रिफॉर्म से कितना खुश हैं और कितना नाराज। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।